हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट यूनिट है विविधता को समझना। इसका फर्स्ट चैप्टर है विविधता और अक्षमता। फर्स्ट पॉइंट है विकलांगता को परिभाषित करना। विकलांगता को परिभाषित करना डेटा एकत्र करने और विकलांग लोगों के लिए नीति तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि विकलांगता की कोई एक परिभाषा नहीं है जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, लेकिन कई परिभाषाएं हैं जो दुनिया भर में विभिन्न संगठनों द्वारा दी गई हैं, जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। जैसे कि फर्स्ट परिभाषा दी है किसने? विकलांग शिक्षा अधिनियम ने दी है। विकलांग व्यक्ति को विकलांग बच्चों के रूप में परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है मानसिक मंदता, श्रवण दोष यानी सुनने की कमी या बहरापन, भाषण और भाषा की दुर्बलता, दृश्य हानि यानी देख ना पाना, अंधापन और गंभीर भावनात्मक गड़बड़ियाँ, ऑर्थोपेडिक हानि, ऑटिज़म वाला बच्चा, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, अन्य स्वास्थ्य हानि या विशिष्ट सीखने की अक्षमता और जिसके कारण विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। विकलांगता को एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें हानि, गतिविधि, सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध शामिल हैं। हानि शरीर के कार्य या संरचना में एक समस्या है। एक गतिविधि सीमा किसी कार्य या क्रिया को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई है, जबकि भागीदारी प्रतिबंध एक व्यक्ति द्वारा जीवन स्थितियों में शामिल होने में अनुभव की जाने वाली समस्या है। इस प्रकार विकलांगता एक जटिल घटना है जो किसी व्यक्ति के शरीर की विशेषताओं और उसे समाज की विशेषताओं के बीच बातचीत को दर्शाती है जिसमें वह रहता है। तीसरी परिभाषा है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन की प्रस्तावना, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया है। विकलांगता का वर्णन करते हुए कहती है कि विकलांगता विकलांग व्यक्तियों के पर्यावरणीय बाधाओं और व्यवहार से उत्पन्न होती है जो उनके पूर्ण विकास में बाधा डालती है और दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में भागीदारी को प्रभावित करती है। अब अगला पॉइंट है हमारा विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित विकलांगता के मॉडल। अब हम देखेंगे मॉडल कौन कौन से हैं। विकलांगता का अध्ययन शिक्षाविदों में एक उभरता हुआ क्षेत्र बन गया है, जिसमें विकलांगता को परिभाषित करने के लिए विभिन्न सैद्धांतिक मॉडलों का वर्णन किया गया है। यह मॉडल समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों की धारणा को सामने रखते हैं। विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर दुनिया भर में विकलांगता को समझने के लिए विभिन्न मॉडलों की पहचान की है। विकलांगता के कुछ प्रमुख मॉडल इस प्रकार हैं, जैसे कि फर्स्ट है मेडिकल मॉडल। 19वीं शताब्दी से पहले विकलांगता को एक व्यक्ति की चिकित्सा स्थिति के रूप में देखा जाता था, यानी एक बीमारी के रूप में देखा जाता था। इस मॉडल के अनुसार विकलांगता एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चिकित्सा स्थिति यानी एक बीमारी है जो शरीर के किसी भी अंग या मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र में क्षति यानी कष्ट बोल सकते हैं या दर्द बोल सकते हैं, क्षति या हानि के कारण होती है। यह माना जाता था कि स्थिति को केवल चिकित्सा उपचार से ही ठीक किया जा सकता है, यानी डॉक्टर की मदद से। विकलांगता को मानव शरीर में बीमारी और दोष के रूप में माना जाता था। चिकित्सा मॉडल मानता है कि हानि, विकार, सिंड्रोम, बीमारी या स्थिति के कारण लक्षणों से उत्पन्न होती है, जिसे बाद में वर्गीकृत किया जाता है। रोग प्रक्रिया और आघातों यानी चोट की रोकथाम, उपचार और प्रबंधन विकलांगता से जुड़ी विकृति
को कम करने या समाप्त करने की सेवा में। साथ ही माध्यमिक स्थितियाँ इसके लक्ष्य हैं। ब्रेक आउट इस मॉडल में विकलांग लोगों की व्यक्तिगत ज़रूरतों और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा मॉडल है चैरिटी पर आधारित मॉडल। यह मॉडल देखभाल और सहानुभूति की दृष्टि पर आधारित था। यह माना जाता था कि विकलांग लोगों के साथ देखभाल और दया के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण पश्चिमी समाज से अत्यधिक प्रभावित था। परिणाम स्वरूप दुनिया भर में बड़ी संख्या में धर्मार्थ अस्पताल और संस्थान खोले गए। इन संस्थानों को विकलांग लोगों के इलाज और देखभाल के लिए वित्त पोषित किया गया था। सहानुभूति की दृष्टिकोण को समाज के कमज़ोर और बीमार सदस्यों के लिए प्रचारित किया गया था। गंभीर रूप से बीमार लोगों की देखभाल के लिए ब्रिटिश काल में दुनिया भर में ईसाई मिशनरियों की स्थापना की गई थी। विकलांग लोगों के लिए धन और संसाधन उपलब्ध कराने में कई धार्मिक संगठन शामिल थे। यह संस्थाएं उपशास्त्रीय देखभाल के दृष्टिकोण पर आधारित थी। 1994 में माइल्स ने उल्लेख किया कि मसीह और दया के संदेश का विचार करने के लिए भारत में विभिन्न विकलांगता संस्थाएं स्थापित की गई थी। दुनिया भर में कई अन्य दार्शनिकों ने भी विकलांगता पर प्रतिक्रिया दी। यद्यपि ये मॉडल विकलांगता के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति प्रदान करता है, फिर भी विकलांग लोग अभी भी बिस्तर तक ही सीमित हैं। तीसरा मॉडल आया, पारंपरिक भी कहते हैं इसे या तो धार्मिक मॉडल कहते हैं। भारत में विकलांगता का पारंपरिक मॉडल कर्म के सिद्धांत पर केंद्रित है। इस मॉडल के अनुसार विकलांगता को ईश्वर के कार्य के रूप में देखा जाता है। मूल रूप से लोगों को उनके पिछले जन्मों के पापों के लिए दी जाने वाली सज़ा, यह सिद्धांत पिछले जन्म में किए गए पापों और उसके परिणामों पर आधारित था। इस मॉडल ने विकलांगता को व्यक्ति के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों के लिए अपमान और अपराध के रूप में संलग्न किया। इसका एकमात्र इलाज प्रार्थना थी, जो व्यक्ति की समस्याओं को ठीक कर सकती थी। मॉडल में अपमान और कलंक का बोलबाला था और समाज में विकलांग लोगों के इनकार, भय, अज्ञानता से अत्यधिक जुड़ा हुआ था। पश्चिमी देशों में भी विकलांग लोगों को बुरी आत्माओं के साथ जोड़ा गया था। इससे विकलांग लोगों और उनके परिवार के सदस्यों जादू टोना और समाज से बाहर कर दिया गया था। सामाजिक मॉडल, चौथा मॉडल है सामाजिक मॉडल। 20वीं शताब्दी में उभरा विकलांगता का यह मॉडल, जहां विकलांगता को सामाजिक निर्माण के रूप में माना जाता था। तब तक विकलांग लोगों को समाज का अलग हिस्सा माना जाता था, उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाता था। कुछ दिनों के कार्यों को करने में उनकी अक्षमता के कारण वे कई सामाजिक गतिविधियों में पीछे रह गए। बाद में यह महसूस किया गया कि भले ही विकलांग लोगों को उनकी अक्षमताओं के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी उनकी अक्षमता के लिए समाज और पर्यावरण भी जिम्मेदार है। अलगाव और कारावास में लोगों ने अलगाव और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने समाज से गैर भेदभाव, एकीकरण और पूर्ण भागीदारी की मांग की। नतीजतन एक लंबे संघर्ष के बाद समाज के हर पहलू में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में एक क्रांति शुरू हुई। बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों के स्वसमर्थन आंदोलन ने समाज में उनके स्थान की मांग की। विकलांगता के सामाजिक मॉडल ने यह धारणा लाई कि समाज और संस्थाएं स्वयं लोगों के लिए अक्षम वातावरण बना रही हैं, इसीलिए इन बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
5वां है मानवाधिकार मॉडल। 1970 के दशक के दौरान दुनिया भर में विकलांगता आंदोलन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई देखी गई। भारत भी दुनिया भर में हो रहे परिवर्तनों से प्रभावित था। समानता और भेदभाव विरोधी आंदोलन मानव अधिकार की मांग को बढ़ाते थे। संस्थानों में सीमित लोगों के स्वसमर्थन आंदोलन ने विकलांगता की धारणा को सामाजिक मुद्दे से मानवाधिकार के मुद्दे में बदल दिया। तब से स्वयं और विकलांग लोगों के कल्याण से जुड़े विभिन्न संगठनों द्वारा मुखर अभियान के माध्यम से विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। मानव अधिकार विकलांगता मॉडल में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र 2006 सम्मेलन पर आधारित था। विकलांग लोगों ने समानता प्राप्त करने और सभी पहलुओं में विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस दस्तावेज को विकसित किया। यह मॉडल विकलांगता को मनुष्यों में विविधता के रूप में स्वीकार करता है और दुनिया में हर व्यक्ति के सभी अधिकारों को सुनिश्चित करता है। विकलांग लोगों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मानव अधिकार मॉडल में विकलांगता को एक सामान्य पहलू के रूप में देखा जाता है। विकलांगता के ऐतिहासिक दृष्टिकोण अगला पॉइंट है। प्राचीन भारत में विकलांगता की अवधारणा। पुराने समय में विकलांगता के बारे में लोग क्या सोचते थे, इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। और फिर पश्चिमी समाज में विकलांगता की अवधारणा। पुराने समय में कैसे सोचते थे लोग कि ये मतलब पापों की सज़ा दी जा रही है। और पश्चिमी समाज के लोग क्या सोचते थे, फिर उनके लिए थोड़े नए नए आविष्कार किए गए, उनके लिए दया की भावना दिखाई गई और समाज में उन्हें शामिल किया गया विकलांग लोगों को। और स्वतंत्रता के बाद विकलांगता की अवधारणा में क्या आया, अब वो हमारे समान हो चुके हैं। अब उन्हें हमारे दया वया नहीं दिखाई जाती है, अब उन्हें हमारे समान रखा जाता है और एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी दी जाती है कुछ, है ना। ऐसे एक्सप्लेन करना है अंदर। फिर अब हम पढ़ेंगे लिंग और अक्षमता। लिंग भेदभाव तो आपने सबने देख रखा होगा, है ना, कि कैसे स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। लेकिन अगर किसी स्त्री में किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दोष पाया जाता है तो उसको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अब उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है। विकलांग महिलाओं को उनकी विकलांगता और उनके लिंग के कारण दोगुना हाशिए पर रखा गया है। बताया गया है कि वे गरीब और सामाजिक बहिष्कार के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं और अक्सर उनके पास सीमित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अवसर होते हैं और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी होती है। विकलांग महिलाओं को भी यौन और शारीरिक हिंसा और दुर्व्यवहार का अधिक खतरा हो सकता है। विकलांग लड़कियों को अक्सर भेदभाव का अनुभव होता है, उदाहरण के लिए शिक्षा और पारिवारिक जीवन में। हालांकि इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए विकलांगता वाले और बिना विकलांगता वाले महिलाओं और पुरुषों दोनों की सामाजिक भूमिकाओं को समझना आवश्यक है। विकलांग महिलाओं और लड़कियों द्वारा अनुभव किया जाने वाले बहिष्कार केवल महिलाओं का मुद्दा या विकलांग महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है जिसमें महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। इस विकास में महिलाओं के दृष्टिकोण के बजाय लिंग और विकास के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए लक्षित मुख्य धारा की नीतियों और कार्यक्रमों और पहलुओं दोनों में विकलांग महिलाओं और लड़कियों के समावेश और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक क्रॉस कटिंग लिंग घटक होना चाहिए। यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन यानी CRPD के अनुच्छेद 6 द्वारा समर्थित है। विकलांगता और विविधता।
अगला पॉइंट है हमारा विकलांगता और विविधता। विविधता क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार विविधता का अर्थ कई अलग अलग प्रकार की चीज़ों या लोगों को किसी चीज़ में शामिल करने का कार्य है। विभिन्न चीज़ों या लोगों की एक श्रृंखला। विविध शब्द से विविधता उभरती है। सामाजिक रूप से व्यक्ति विविधता को लोगों के बीच अंतर के रूप में पहचान सकता है। विविधता की धारणा और सीमा में जाति, पंथ, वर्ग, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, संस्कृति, धर्म और दर्शन के साथ संबंध में व्यक्तिगत मतभेदों को समायोजित करना शामिल है। भारत एक विविध देश है और विविधता के विभिन्न पहलू पूरे देश में देखे जा सकते हैं। यह सांस्कृतिक क्षेत्र से लेकर भाषाई विविधता तक है। विविधता का महत्वपूर्ण पहलू व्यक्तिगत मतभेदों का सामना करना और उनके सकारात्मक रूप से स्वीकार करना है। हम में से प्रत्येक के पास अलग अलग गुण हैं और काम करने की उसकी अलग अलग शैली है। कई खुफिया सिद्धांतों में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। कुछ संगीत में अच्छे हो सकते हैं और अन्य खेल में अच्छे हो सकते हैं। इसीलिए व्यक्तियों के बीच मतभेदों को विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक रूप से मनाया जाना चाहिए। विविधता की अवधारणा को विभिन्न ऐतिहासिक रूप से विकसित किया गया है। विभिन्न कारणों से समाज के कुछ लोगों को अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें विकास से प्रतिबंध कर दिया जाता है। समाज के समग्र विकास के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करना महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षा किसी भी समाज के विकास का प्रमुख साधन होती है। इसीलिए यह सभी विविध समूहों के लिए सुलभ होना चाहिए। सरकार और समाज के प्रयासों से अब समाज की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नीतियाँ मौजूद हैं। समावेशी शिक्षा विविधता को समायोजित करने और शिक्षा तक पहुँच का आधार है। विकलांगता विविधता, इसमें विकलांग लोगों को विविधता के एक आयाम के रूप में शामिल किया गया है। विकलांग व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बौद्धिक, शारीरिक और सीखने की कठिनाइयाँ हो सकती हैं। समावेशी समाज के विकास के लिए सामाजिक और शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक विकलांगता का समायोजित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। विकलांग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में विफलता के कारण उन्हें अक्सर हाशिए पर धकेल दिया जाता है। प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को लेबल करने का मानदंड विकलांगता की गैर स्वीकृति को जन्म देता है। इस कारण से निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति, यानी अक्षमता भी बोल सकते हैं या विकलांगता भी बोल सकते हैं, से ग्रसित व्यक्ति लोगों को अक्सर दैनिक गतिविधियों में कमी हो जाती है। विविधता को विकलांगता के रूप में संबोधित करने में बाधाएं पैदा करने के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। उनमें से कुछ ये दिए गए नीचे। पहला है विकलांग लोगों के लिए नकारात्मक रवैया। उनको मतलब बुरी नज़र से देखा जाता है कि इनके अंदर कुछ विकार है। दूसरा है उनकी शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी। तीसरा है शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए पूर्व निर्धारित मानदंड। अगला है पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभाव। अगला है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अक्षमता स्थिति को बदतर बना देती है, क्योंकि उन्हें दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगला है विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षक अवसरों की कमी। अगला पॉइंट है विकलांगता अध्ययन। विकलांगता अध्ययन क्या है? विकलांगता अध्ययन शैक्षिक अनुशासन में एक उभरता हुआ और जीवंत क्षेत्र है। आज के बदलते परिवेश में एक बहुत ज़रूरी दृष्टिकोण है।
विकलांगता की अवधारणा को अलग अलग युग में लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा है। निःशक्तता को परिभाषित करने में एक सतत परिवर्तन अलग अलग समय अवधि में देखा जा सकता है। विकलांगता अध्ययन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे के माध्यम से विकलांगता को समझने में मदद करता है। कई विद्वानों और शोधकर्ताओं ने विकलांगता अध्ययन में अंततः विषय दृष्टिकोण को एकीकृत करने का प्रयास किया है। इन लेखन ने भारतीय शोधकर्ताओं के लिए भारत में उभरती अवधारणाओं को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त किया है। नतीजतन विकलांगता अध्ययनों ने दुनिया भर में और साथ ही भारत में विकलांगता की एक नई वैचारिक समझ विकसित करने में मदद की है। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में विकलांगता अध्ययनों को उनके शैक्षणिक विषयों में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। विभिन्न विद्वानों और शोधकर्ताओं ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में विकलांग लोगों के संघर्ष पर प्रकाश डाला है। परिणाम स्वरूप विकलांगता के प्रति सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण के नए विचारों ने चिकित्सा दृष्टिकोण का स्थान ले लिया है। विकलांगता अधिकार आंदोलन ने नैदानिक दृष्टिकोण से सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में प्रमुख बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा विकलांग लोगों ने अपने स्वयं के स्वर में अनुभव किया। अंततः विषय दृष्टिकोण के माध्यम से विकलांगता के मुद्दे पर फिर से विचार करने में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। हालांकि लोगों और संस्कृति के बीच विविधता वाले भारत को विकलांगता अध्ययन के क्षेत्र में गहन समझ की आवश्यकता है कि निःशक्तता अध्ययन से संबंधित विविधतापूर्ण कार्य का एक छोटा सा अंश भारतीय शिक्षा जगत में देखा जा सकता है। भारत जैसे देश में समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता वाले विकलांगता अध्ययनों को भारतीय संदर्भ में स्थानीय और सांस्कृतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए विकलांगता प्रवचनों को उजागर करना चाहिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य से विकलांगता के क्षेत्र में जाति, लिंग, संस्कृति जैसे विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है। अगला पॉइंट है हमारा बहुविकलांगताएं, जिसमें एक समस्या नहीं कई समस्याएं होती हैं, उसे बहुविकलांगता कहते हैं, है ना। जिस व्यक्ति में बहुविकलांगता एक व्यापक शब्द है। बहुविकलांगता एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई बच्चा एक से अधिक निःशक्तता यानी अक्षमता या मतलब विकार निःशक्तता से ग्रस्त हो। उदाहरण के लिए यदि बच्चा अंधा है और साथ ही उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या बहरापन है। कई विकलांगों का कारण अब तक ज्ञात नहीं हुआ है। बहुविकलांग बच्चों को बहुत अधिक देखभाल और सहायता की आवश्यकता होती है। बहुविकलांगता को ठीक करने के लिए शीघ्र निदान और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे विकलांगता के प्रकार कितने, मतलब RPWD के अनुसार 21 प्रकार की हैं, बाकी देखेंगे हम, है ना। RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार 21 विकलांगों की सूची दी गई है, जिसे हम नीचे पढ़ेंगे। पहला है अंधापन। अंधेपन को दृष्टिहीन होने की स्थिति में देखा जाता है के रूप में परिभाषित किया गया है। एक अंधा व्यक्ति देखने में असमर्थ है। देखने में असमर्थ है। देख सकते अर्थ में अंधापन शब्द दृष्टि के कुल कालेपन की स्थिति को दर्शाता है, यानी पूर्ण रूप से अंधा या ब्लाइंड कहते हैं हम व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति किसी भी आँख
में उज्ज्वल प्रकाश से अंधेरे को अलग करने में असमर्थता रखता है। उसे नहीं पता कि अंधेरा क्या होता है और प्रकाश क्या होता है, क्योंकि वो तो पूरे दिन अंधेरे का ही मतलब वो अंतर नहीं कर पाता कि प्रकाश और अंधेरे में अंतर क्या, उजाला और अंधेरे में। ठीक है। दूसरा है लो विज़न। लो विज़न का मतलब है ऐसी स्थिति से है जहाँ व्यक्ति को निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो सकती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक और 20/60 से कम, 3/60 तक या फिर 10/200 तक बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ। या फिर अगला पॉइंट है दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 20 डिग्री तक घटाना। तीसरा पॉइंट है कुष्ठ से ठीक व्यक्ति। कुष्ठ जिसे हैंसन रोग यानी HD के रूप में भी जाना जाता है, एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम लाइप्रिया नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय नसों, ऊपरी श्वसन पथ के श्लेष्मा सतहों और आँखों को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग प्रारंभिक शिशु अवस्था से लेकर बहुत वृद्ध अवस्था तक सभी उम्र में होने के लिए जाना जाता है। लेप्रिया से संपर्क करने वाले लगभग 95% लोगों में यह रोग विकसित नहीं होता है। चौथा है बहरापन, श्रवण दोष यानी सुनने की कमी। श्रवण दोष सुनने में आंशिक या पूर्ण अक्षमता यानी कम या फिर पूरी तरीके से अक्षमता है। यह एक विकलांगता है जो बाधिर और सुनने में कठिन की 2 श्रेणियों में उपविभाजित है। पहला है बाधिर। बाधिर का अर्थ है दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 70 dB श्रवण हानि वाले व्यक्ति। दूसरा है सुनने में कठोरता बोल सकते हैं, का अर्थ है दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 60 dB से 70 dB की सुनवाई हानि वाले व्यक्ति। पांचवा है लोकोमीटर डिसेबिलिटी। कड़ाई से बोलते हुए लोकोमीटर डिसेबिलिटी का अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समस्या यानी पैरों में विकलांगता, लेकिन सामान्य तौर पर इसे हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित विकलांगता के रूप में लिया जाता है। यह व्यक्ति के चलने फिरने में समस्या पैदा करता है, जैसे चलना, सामान उठाना या हाथ में पकड़ना आदि। छठा है बोनापन। बोनापन एक विकार है जिसकी विशेषता शरीर की औसत ऊंचाई से कम होती है। जिस व्यक्ति की। सातवां है बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक विकलांगता जिसे सामान्य सीखने की अक्षमता और मानसिक मंदता के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो बौद्धिक कार्य प्रणाली, तर्क सीखने, समस्या समाधान और अनुकूल व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा की विशेषता है, जिसमें प्रत्येक की एक सीमा शामिल है। दिन, सामाजिक और व्यवहारिक कौशल। आठवां है मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी या मानसिक विकार सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति के एक महत्वपूर्ण विकार को संदर्भित करता है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के गिरफ्तार या अपूर्ण विकास की स्थिति है। विशेष रूप से बुद्धि
के उप सामान्यता की विशेषता है। 9वां है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी बहरापन। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको ASD भी कहा जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑटिज़म का निदान किसी भी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसे विकासात्मक विकार कहा जाता है क्योंकि लक्षण आमतौर पर जीवन के पहले 2 वर्षों में दिखाई देने लग जाते हैं। ऑटिज़म प्रभावित व्यक्ति के समग्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 10वां है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी, इसको CP भी कहा जाता है, एक अक्षम करने वाली शारीरिक स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की क्षति के कारण मांसपेशियों का समन्वय खराब हो जाता है। यह बच्चे के जन्म के समय या उससे पहले होता है। सेरेब्रल पाल्सी एक प्रगतिशील स्थिति नहीं है, यानी यह समय के साथ खराब नहीं होता है। हालांकि मांसपेशियों का उपयोग समय के साथ विकलांगता की सीमा को बढ़ा सकता है। फिलहाल इस स्थिति का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार वर्तमान में सेरेब्रल पाल्सी लाइलाज और जीवन भर चलने वाली स्थिति है। 11वां है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी MD कहा जाता है, जिसे MD भी कहा जाता है। वो है न्यूरोमस्कुलर आनुवंशिक विकारों का एक समूह है जो मांसपेशियों की कमजोरी और मांसपेशियों के समग्र नुकसान का कारण बनता है। MD एक प्रगतिशील स्थिति है, यानी समय के साथ यह और भी खराब होता जाता है। 12वां है पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ। पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के उदाहरण क्या हैं? अल्जाइमर रोग या मनोभ्रंश। दूसरा है पार्किंसंस रोग। तीसरा है डायस्ट्रोनिया। अगला है ALS या लो गेहरिंग रोग। अगला है हंटिंगटन रोग। अगला है स्नायु पेशी रोग। उसके अगला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगला है मिर्गी और उसके अगला है आघात। 13वां पॉइंट है विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं। विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं अक्षम करने वाली स्थितियों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति की सुनने, सोचने, बोलने, लिखने, वर्तनी मतलब बात करने या गणितीय गणना करने की क्षमता को बाधित करती है। इसमें से एक या अधिक क्षमताओं में बाधा आ सकती है। 14वां है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे MS भी कहा जाता है, में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। MS के परिणाम स्वरूप न्यूरॉन्स पर कवर माइलिन म्यान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह तंत्रिका फाइबर को उजागर करता है और तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचना प्रवाह में समस्याएं पैदा करता है। समय के साथ MS नसों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। अगला है हमारा 15वां पॉइंट है वाक और भाषा विकलांगता, यानी जिनको बात करने में कोई समस्या होती है। इसे कहते हैं लेरिगैक्टोमिया या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्थायी विकलांगता जो जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से भाषण और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती है। अगला है 16वां पॉइंट हमारा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला रक्त विकार है जो कम या असामान्य हीमोग्लोबिन के उत्पादन की विशेषता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है
जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन को चारों ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। थैलेसीमिया के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के परिणाम स्वरूप थैलेसीमिया से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पीली, थकान और मूत्र का गहरा रंग होगा। 17वां है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रक्त विकार है जो रक्त के थक्के प्रोटीन की कमी की विशेषता है। इन प्रोटीनों की अनुपस्थिति में रक्तस्राव सामान्य से अधिक समय तक चलता है। हीमोफीलिया लगभग हमेशा पुरुषों में होता है और वे इसे अपनी मां से प्राप्त करते हैं। हीमोफीलिया से महिलाएं शायद ही कभी प्रभावित होती हैं। 18वां है सिकिल सेल रोग। सिकिल सेल रोग रक्त विकारों का एक समूह है जो लाल रक्त कोशिकाओं को सिकिल के आकार का मिहापेन और टूटने का कारण बनता है। ऐसे मिहापेन आरबीसी की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। यह आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित रोग है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधता है और शरीर के सभी हिस्सों में ले जाता है। 19वां है बहुविकलांगता, जिसमें बाधिर अक्षम स्थितियों का एक साथ घटित होना है जो सीखने या अन्य महत्वपूर्ण जीवन कार्यों को प्रभावित करती है। ये अक्षमताएं मोटर और संवेदी प्रकृति दोनों का समायोजन हो सकती है। 20वां है एसिड अटैक पीड़ित। एसिड अटैक पीड़ित का अर्थ है तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमले के कारण विकृति व्यक्ति, यानी छपाक वाली मूवी का एग्जाम्पल है ये। 21वां पॉइंट है हमारा पार्किंसंस रोग, जिसे हम पीडीवी कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार है जो आंदोलन को प्रभावित करता है। पार्किंसंस रोग को झटके और कठोरता की विशेषता है। यह एक प्रगतिशील बीमारी है जिसका अर्थ है कि यह समय के साथ बिगड़ती जाती है। फिलहाल इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा नीतिगत पहल। हमारे 21 पॉइंट वहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। 21 प्रकार। अब हमारा अगला पॉइंट है नीतिगत पहल। विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहल की गई हैं। भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहलों का हस्ताक्षर करता है और कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का उल्लेख नीचे किया गया है। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। मानसिक विकारों और उसके इलाज को समझने के लिए 1949 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की गई थी। इस संस्थान में रोकथाम और उपचार की बड़ी कंपनियां हैं, विकास के लिए नैदानिक शोध किए हैं। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान। देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, जो दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा और पुनरावास का केंद्र है, को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। 1982 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसकी शुरुआत 1943 में पुनरावास के लिए हुई थी, जो युद्ध में अंधे हो गए थे। तीसरा पॉइंट है शिक्षा आयोग। 1964-1966 में जो बना था। भारत में पहले शिक्षा आयोग एक सामान्य स्कूल प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया था, जो जाति, पंथ, समुदाय, धर्म, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बावजूद सभी बच्चों के लिए खुला था। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आयोग की सिफारिश का पालन किया और शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए शिक्षक सुविधाओं के
विस्तार और विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में पढ़ाने के लिए सक्षम करने वाले एकीकृत कार्यक्रम के विकास को सुझाव दिया। अगला पॉइंट है हमारा चौथा, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। 1970 में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की शुरुआत भारत के केंद्र सरकार द्वारा नियमित स्कूलों में हल्के से मध्यम विकलांग बच्चों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कदम था। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर समाज में विकलांग बच्चों को एकीकृत करना था। पांचवा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों को बुनियादी जीवन कौशल के लिए तैयार करने के लिए सामान्य समुदाय के साथ एकीकृत करने का अपना उद्देश्य निर्धारित किया। यह नियमित स्कूलों में CWSN के एकीकरण के लिए भारत में एक और बड़ा कदम था। लेकिन शिक्षा की एकीकृत नीति, जिसे 1986 में NPD द्वारा कल्पना की गई थी, अंततः 1990 में कार्य योजना को अपनाने के लिए माध्यम से लागू की गई थी। छठा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 1987 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, मिजोरम, दिल्ली नगर निगम सहयोग और बड़ौदा नगर निगम में एक परियोजना आरंभ की। इस परियोजना के तहत एक विशेष ब्लॉक के सभी स्कूलों को एक परियोजना के रूप में लिया गया था और सभी विकलांग बच्चों को इन स्कूलों में नामांकित किया गया था और उन स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सातवां है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। भारत सरकार ने 1990 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और उसके उपघटक विकलांगों की एकीकृत शिक्षा के IED के रूप में जाना जाने वाला कार्यक्रम शुरू किया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और विकलांग बच्चों को शामिल करना था। बुनियादी ढांचे, संसाधनों और अन्य सुविधाओं सहित सभी पहलुओं में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के विकास में सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठन शामिल थे। आठवां पॉइंट है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। 1992 में भारत की संसद में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियमित किया। RCI एक संवैधानिक निकाय है जिसे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों की निगरानी और मानकीकरण, विशेष शिक्षकों को परिचित करने और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया था। नौवां है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया और 1990 में लागू हुआ, जिसके अनुसार किसी भी बच्चे के साथ नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रीय, जातीय आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है या सामाजिक मूल, संपत्ति, विकलांगता, जन्म और अन्य स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 10वां पॉइंट है सालामांका का बयान है। 1994 में सालामांका का बयान और कार्यवाही की रूपरेखा नियमित स्कूलों में CWSN को शामिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसके अनुसार साधारण विद्यालयों को सभी बच्चों को उनके शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, भाषाई या अन्य स्थिति की परवाह किए बिना स्वीकार करने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। भारत अन्य देशों के साथ सालामांका के बयान का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। निष्कर्ष ये निकलता है कि विकलांगता शब्द को लोग अलग अलग युग में अलग अलग तरह से समझते रहे हैं। विकलांगता की उभरती हुई परिभाषा और मॉडलों ने एक नई सामाजिक दृष्टिकोण के साथ विकलांगता पर पुनर्विचार करने का मार्ग प्रशस्त किया है। निःशक्तता की समझ
में बड़ा बदलाव स्वयं निःशक्तजनों के साथ साथ निःशक्तता अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों के कारण संभव हुआ। विकलांगता अध्ययनों ने हाल ही के वर्षों में लोगों की समझ को भी प्रभावित किया है। इससे नई शैक्षिक नीतियों का निर्माण होता है जो विविधता और व्यक्तिगत मतभेदों का सामना करती है। शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने के लिए अब और अधिक लचीली नीतियाँ लागू की गई हैं। शिक्षा में विविधता को संबोधित करने के लिए स्वीकृति और पहुँच की आवश्यकता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और संसाधनपूर्ण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।